एमबीबीएस सीट्स पूरे इंडिया में सिर्फ 55,000 के अप्रॉक्सीमेट है। अप्रॉक्सीमेट 100 में से एक बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट मिलेगी। हमारी एक गुड़िया थी, बेटी थी, स्टूडेंट थी, वो नीट के लिए तैयार कर रही थी। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले वो एक मैरिज फंक्शन में चली गई, वो बीमार हो गई। वो बीमार होने से नीट के 2 दिन पहले तक वो बहुत ज़्यादा बीमारी, इवन हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा एक बार उसको। मैं 2 घंटे पढ़ लिया, अब मैं आधा घंटा फ़ोन चला लूँ। तो यार फ़ोन चलाने से और थकान होती है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए, अब 2 बार नीट दे चुके, 3 बार दे चुके, तो क्या हो गया यार। हम अपना सपना पूरा करने के लिए ज़िंदगी लग जाती है कई लोगों की। आपने कंपटीशन क्रैक करना है, 2-3 साल लग गए। आपको उसकी एडवांटेज की तरफ देखना चाहिए, ना कि डिसएडवांटेज। प्रेशर फील करने की बजाय कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए। हमने फीस देनी सी दे दी, 5-10 हज़ार और ले लो जी, अब हम और क्या करें जी। सिर्फ ये दिलाना पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स का काम ये नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विजय सर। और सर आए हैं स्पेशली जो अभी एक क्रिटिकल टाइम चल रहा है नीट के बच्चों के लिए। तो नीट की प्रिपरेशन में, जैसा कि आप टाइटल भी आप देख पा रहे हैं कि लास्ट मंथ स्ट्रेटजी फॉर नीट, तो उनकी गाइडेंस के लिए सर आए हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। तो सर थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए आपके बारे में। सर मेरा नाम है विजय कुमार गर्ग और मैं लास्ट 15 ईयर्स से, अप्रॉक्सीमेट 15 साल हो गए हैं, मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे जेई और नीट एस्पिरेंट्स को फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर पाया हूँ। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके सपना जो होता है एक आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना, उनको फुलफ़िल करने में उनकी हेल्प कर पाया हूँ। इस 15 सालों में मैंने काफ़ी अलग अलग जगह पर काम किया है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में काम किया है और फ़िलहाल मैं अभी हिसार में विज्ञानधारा गुरुकुल में काम कर रहा हूँ। अगर कंपटीशन की बात करें तो अभी एग्जैक्टली क्या मतलब स्टेटस क्या है? अगर क्योंकि वैसे हमने सुना है कि आईआईटी और नीट सबसे बड़ा कंपटीशन यही है, तो आपके हिसाब से क्या अभी स्टेटस है? किसी टाइम पे हम ये कहते थे आईआईटी और मेडिकल दोनों में अप्रोक्सीमेट बराबर बच्चे जाते थे, काफ़ी हैवी कंपटीशन होता था। बट अब पिछले कुछ सालों से आप ट्रेंड देख रहे हैं, मेडिकल में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में एज लिमिट हटा दी गवर्नमेंट ने, तो लास्ट ईयर 24 लैक्स, जो एक रिकॉर्ड हाई है, आज तक किसी भी कंपटीशन में या नीट की हिस्ट्री में इतने बच्चे अपीयर नहीं हुए थे। 24 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 23 लाख स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम देने पहुंचे थे। इस साल थोड़ा सा डिप आया है, 23 लाख स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर किया है नीट 2025 के लिए। बट ये जो 1 लाख का डिप है, इस पर कोई कंपटीशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा, कंपटीशन अभी भी हाई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट्स पूरे इंडिया में सिर्फ 55,000 के अप्रॉक्सीमेट है। उसमें से अगर आप जनरल कैटेगरी देखेंगे तो 25,000 रह जाती हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में कहें तो कंपटीशन कितना है? अप्रॉक्सीमेट 100 में से एक बच्चे को जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एमबीबीएस सीट मिलेगी। तो इतना हाई कंपटीशन रहता है नीट के लिए। इतना टफ है अगर, तो फिर उसके लिए थोड़ा एडवाइस स्ट्रेटजी क्या रहेगी? कि क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो ये लास्ट टाइम जो होता है एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, तो ये बड़ा ही क्रिटिकल होता है। ये कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन का तो एग्ज़ाम है नहीं कि जो फेल हो गए तो चलेगा। यहाँ पे फेलर मीन्स बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ इन्वेस्टेड है, यहाँ पे पैसे भी इन्वेस्टेड है, पेरेंट्स की ये कितना एक्सपेक्टेशंस भी इन्वेस्टेड है, इवन आगे की लाइफ क्या रहेगी बच्चे की वो इन्वॉल्व है। तो आपका मतलब क्या आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो आपका क्या गाइडेंस रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी आप बच्चों को देना चाहेंगे जो लास्ट के इस मंथ में नीट के लिए कैसे हैंडल करें? क्रिटिकल पॉइंट आपने सिलेक्ट किया है हमारी पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए। इस टाइम पे जो लास्ट मंथ है या लास्ट 2 मंथ्स हैं, अभी जिस टाइम पे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 मंथ अभी पेंडिंग है। इस 1.5 मंथ में बच्चों की साइकोलॉजिकली बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। और वो प्रेशर सिर्फ ऐसा नहीं, जो वीक बच्चा है, जो 500 450 पे स्ट्रगल कर रहा है, 600 नहीं पहुंच पा रहा, वो प्रेशर फील कर रहा है। सभी बच्चे, जिस किसी का 600 प्लस आ रहा है, सभी टेस्ट सीरीज में 650 प्लस आ रहा है, वो भी स्ट्रेस फील करते हैं कि यार उस दिन क्या होगा। तो ये जो 1 मंथ और
1.5 मंथ है, इसमें ज़्यादातर बच्चों को ये समझ में नहीं आता वो क्या करें, तो इधर-उधर से अपने दोस्तों को देखकर कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने देखा, अच्छा ये बुक कर रहा है, मैं भी ये करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा ये टेस्ट सीरीज़ कर रहा है, मैं भी ये टेस्ट सीरीज़ शुरू कर देता हूँ। उससे होता क्या है, कन्फ्यूज़न बढ़ जाती है और लास्ट तक आते-आते बच्चे को ये नहीं पता होता नीट से 1 हफ्ता पहले कि उसने कौन-सा टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, कौन-सा नहीं कर लिया, उसको किस-किस टॉपिक पे क्या काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम सिंपल, वैसे तो देखिए स्टूडेंट टू स्टूडेंट चीज़ें वेरी करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आके एडवाइस मांगते हैं, तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स उनके चेक करने होते हैं, बट एक जर्नल जो एडवाइस या एक स्ट्रेटजी, स्मार्ट स्ट्रेटजी बच्चों को फॉलो करनी होती है जिनसे उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और नीट पर जाने से पहले उनको पता हो कि उन्होंने कितने % अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है। उस स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्या है? सबसे पहला सर, अगर हम पॉइंट्स में चलें तो आपको अपने नोट्स, एनसीईआरटी, इन दोनों को थोरोली रिवाइज करना हो। फिजिक्स में स्पेशली नोट्स काम आते हैं, एनसीईआरटी डेफिनेटली सब कहते हैं, बट ठीक है एक लेवल तक। बायोलॉजी में प्योर एनसीईआरटी लेवल चलता है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में प्योरली जो है एनसीईआरटी लेवल चलता है। तो आपको इसे थोरोली रिवाइज करना है। अब बच्चा बार बार इसे रिवाइज करता रहता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे हाईलाइट करता रहता है, मार्क करता रहता है, पेज फोल्ड करता रहता है, बट वो काम तो नहीं आएंगे। भाई जो कॉपी पे लिखा हुआ है वो तो लिखा ही है, आपने उसे हाईलाइट कर दिया, पेज फोल्ड कर दिया, आपके किस काम के हैं? आपके काम में तो वही आएगा जो आपके दिमाग में है। तो आपको वो जो हाइलाइट्स किए थे पॉइंट्स रिवीजन करते समय, उनको अब मेमोराइज करना है 2 बार 3 बार। इस 1.5 महीने में, 1.5 मंथ में जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं उसे रिवाइज करें, सो दैट वो आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पहला ये रहता है। दूसरा हमारे पास होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब क्या है? बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, किसी को बायो अच्छी लगती है, वो बायो ही पढ़ता रहता है। आप पूछो, सर मैंने जी आज 8 घंटे बायो पढ़ी, आज मैंने ये आधी बायो कर दी, ये कर दिया। किसी को फिजिक्स में डर होता है, वो कहते हैं मैं बायो केमिस्ट्री कर लूँगा, मैं फिजिक्स भी लगा रहूँगा, मैं ये करूँगा सर, वो करूँगा। ये बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। आपको एक बैलेंस्ड, क्योंकि बच्चों देखो कंपटीशन बहुत है, 720 में से 2024 में जो हुआ उसको एक बार छोड़ देते हैं, तो 615 मार्क्स आपको चाहिए अगर आपको अपनी जनरल कैटेगरी में सीट सिक्योर करनी है। तो 615 के लिए कंपटीशन टफ है, वो तभी आ सकते हैं जब तीनों सब्जेक्ट आपके इक्वली गुड हों, आपने उसके लिए प्रिपेयर किया हो। तो सेकंड स्टेप में तीनों सब्जेक्ट को डेली आप रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि एक दिन बायो पढ़ ली, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स। वो भी एक मेथड होता है, काफ़ी सारे टीचर भी सजेस्ट करते हैं, बट व्हाट वी पर्सनली बिलीव कि आपको डेली तीनों सब्जेक्ट करने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी एडवांटेजेस बच्चों को मिलती हैं। फिर बात आती है टेस्ट की। अब बच्चों ने थ्रू आउट द ईयर टेस्ट दिए होते हैं, वो लास्ट में ये चाहते हैं कि सर हमें ना कोई ऐसी बुक बता दो कि जिसमें हम 50-100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कर लें। भाई क्या ज़रूरत है इस नए मोमेंट पे, इस क्रिटिकल टाइम पे नया क्वेश्चन क्यों करना है? आपने पूरे साल में, 2 साल में बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, सभी टेस्ट में सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आपके जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, वो सारे सिलेक्ट क्वेश्चन करके देते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप फिर से करो। क्योंकि मैं फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, जो कंपटीशन क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो आपने पढ़ा है कितना मेमोराइज्ड है। जब आप पेपर में बैठेंगे, आपको ये ना लगे यार ये क्वेश्चन किया हुआ तो है, याद नहीं आ रहा, फिर आपका नीट नहीं हो सकता। आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो जितने आपने टेस्ट दिए हैं, जो आपने मॉड्यूल सॉल्व किए हैं, बुकलेट असाइनमेंट सॉल्व किए हैं, उनको आप फिर से करके देखें, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। फिर जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते भी हैं, करते भी हैं, वो ये है कि नीट पीवाईक्यू आपने अपनी जब प्रिपरेशन करी थी तब आपने सॉल्व किए होंगे। अब आप फिर से एक बार सभी नीट पीवाईक्यू लगा दीजिए। आपने 20 ईयर्स किए हैं, 20 ईयर्स कर लीजिए। आपके मॉड्यूल में 15 ईयर्स के हैं, वो कर लीजिए। मैं नई बुक परचेज करना रेफर नहीं करता, जो आपने कर रखे हैं एक बार सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपको काम करना है। और लास्ट में मॉक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चे अक्सर मैंने ये देखा है, बच्चा प्रिपेयर करता रहता है सर, प्रिपेयर करता रहता है, उसे पता ही नहीं लेवल क्या है।
वो टेस्ट से घबराता रहता है कि कहीं मैं टेस्ट दूं, नंबर कम आ गए, पेरेंट्स को पता चल जाएगा, डांट पड़ जाएगी। अरे भाई, ये तो सामने आना ही है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है, आज नहीं तो कल आना है। बट अगर तुम आज टेस्ट सीरीज दे दोगे तो उसका तुम्हें बेनिफिट मिलता है। आपको आपके वीक एरियाज पता चलते हैं, आपको पता चलता है कि पेपर में बैठ के टाइम कैसे मैनेज करना है, पेपर में बैठ के OMR कैसे फिल करनी है, पेपर में बैठ के छोटी सी स्पेस में कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारी चीज़ें, सिली मिस्टेक्स जो आप करोगे वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मॉक टेस्ट सीरीज से हो जाती हैं। तो इसमें सर ये भी होता है ना कि कई बार मतलब ऐसा भी होता है कि डर लगता है कि टेस्ट देंगे, स्कोर कम आया, कंपैरिजन होगा फिर, क्योंकि होता है क्या ना कि टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आसपास में और भी बच्चे हैं, हो सकता है वो ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो वो हो सकता है इस वजह से भी डरते हो कि भाई कहीं मतलब डिमोटिवेशन ना हो जाए। मेन सर यही कारण होता है, बच्चे आपस में बहुत कंपेयर करते हैं। बच्चे छोड़ो, पेरेंट्स भी बहुत कंपेयर करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, अरे उसका बेटा इतने नंबर ले आया, उसकी बेटी शर्मा जी का बेटा है ना, गुप्ता जी का बेटी इतने नंबर ले आई। वो बहुत सारी चीज़ें चलती है। बच्चा इसी वजह से, अब इवन हमारे पास क्या होता है, कई बार बच्चा टेस्ट देने आता है ना, तो कहता है कि सर टेस्ट ले लो, नंबर घर पे मत भेजना। मतलब बच्चे को ये डर होता है कि पेरेंट्स सोचेंगे तो क्या होगा। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स सोचेंगे क्या सोचेंगे वो छोड़ दो। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे नीट क्रैक करने के लिए क्या जरूरी है। नीट क्रैक करने के लिए आपको इस कसौटी से गुजरना पड़ेगा, आपको ये टेस्ट सीरीज देने पड़ेंगे, आपको दूसरों के साथ कंपैरिजन छोड़ना पड़ेगा। आपका कंपटीशन आपके साथ है। कई बार हम कहते हैं मजाक मजाक में, अरे यार हमें तो एक ही सीट चाहिए, बाकी ले जाएं सब, हमें क्या है, हमें एक सीट चाहिए। आपका कंपटीशन आपके साथ है। आज आपकी तैयारी कितनी है, अगर आपको पता ही नहीं, सीधा जाके नीट में बैठ गए, वहाँ नंबर कम आ गए तो क्या करोगे, दूसरा मौका ही नहीं है। यहाँ आप पहले सब्जेक्ट चैप्टर वाइज टेस्ट देते हो, फिर कंबाइन करके टेस्ट देते हो, फिर फुल सिलेबस टेस्ट देते हो, तब जाके धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कैसे प्रेशर को जो है बैलेंस करना होता है, कैसे हैंडल करना होता है। और अपने पेरेंट्स को लगता है, आपको जैसे हमारे पास तो बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, बहुत सारे बच्चे आके हमारी सामने वाली सीट पे बैठ के रोते हैं कि सर पेरेंट्स बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा रिलेटिव बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव को अपने मेंटर टीचर से बात करवा दें। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। आप जितना भी एक्सप्लेन करेंगे शायद ना समझ पाएँ, बट आपका जो मेंटर टीचर होता है, ये आपके पेरेंट्स को एक अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा सकता है कि ये कितना क्रूशियल है और क्या स्कोप है और कैसे ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और इसमें सर जो हम बात कर रहे थे, एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है जिस पे मुझे लगता है बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं। हमारे साथ एक इंसिडेंस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी एक गुड़िया थी, बेटी थी, स्टूडेंट थी, वो नीट के लिए तैयार कर रही थी, बहुत अच्छा उसका स्कोर आ रहा था। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले वो एक मैरिज फंक्शन में चली गई। ज़रूरी था, रिलेटिव्स का था। वहाँ जाके आपको पता है बच्चों का मस्ती होती है, स्ट्रेस में तो होती हैं, खाते पीते भी। वो बीमार हो गई सर। वो बीमार होने से नीट के 2 दिन पहले तक वो बहुत ज़्यादा बीमारी, इवन हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा एक बार उसको। उसका सारी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। तो जो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो मैंने जो अभी तक पॉइंट डिस्कस किए वो क्या थे कि आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो कैसी है, बट आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि ये 1.5 मंथ बड़ा क्रूशियल है। तो आपको हाइजीनिक फूड खाना चाहिए, आउटिंग से बचना चाहिए, अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना, तो जो तंदुरुस्त दिमाग है, जो हेल्दी माइंड रिजाइड इन हेल्थी बॉडी, तो आपको बॉडी को भी हेल्दी रखना है, ऐसी डाइट ले। मेंटल पीस बना के रखने के लिए, अपना दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए भी आपको थोड़ा योगा, मेडिटेशन, ये सब करना चाहिए। सुनने में, कहने में आसान होता है योगा करना, और बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। हम यहाँ पर करवाते हैं, हमें पता है बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है, उठाना पड़ता है, चलो भाई योगा। वो कहता है सर रहने दो ना, मैं 30 क्वेश्चन कर लूँगा। वो भाई वो 30 क्वेश्चन कर तो लोगे, बट दिमाग में तभी रहेंगे जब ये स्ट्रांग होगा, हेल्दी होगा। तो वो बहुत ज़रूरी है जो आपको लास्ट के डेज में ध्यान रखना है। फिजिकल हेल्थ के लिए आप छोटी मोटी वॉक कर सकते हैं, फ़ोन से दूर रहें। कई बार पेरेंट बोलते हैं, बच्चा कहता है मम्मी मैं थक गया पढ़ के, मैं 2 घंटे पढ़ लिया, अब मैं आधा घंटा फ़ोन चला लूँ। तो यार फ़ोन चलाने से और थकान होती है, क्योंकि जो दिमाग है वो तो काम कर ही रहा है। तो रिलैक्स करने के लिए आपको बैठ जाना है या फिर वॉक करनी है, उस तरीके से आप रिलैक्स
कर सकते हैं। और न्यूरॉन्स का तो सीधा हिसाब है, जितना स्ट्रेस होगा उतनी मेमोरी कम काम करेगी, बिल्कुल मेमोराइज कम कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सर जो सभी बच्चों को ध्यान में रखने चाहिए, इवन पेरेंट्स को भी ध्यान में रखने चाहिए कि बच्चा इन पॉइंट्स को फॉलो करे। अभी जैसे होता क्या है ना कि एक अटेम्प्ट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे पहले तो क्या था कि चलो ठीक है, एक अटेम्प्ट में हो गया डिसाइड कि करना है कि नहीं करना है। अभी क्या है कि प्रिपरेशन करते हैं तो इन्वेस्ट ही करते हैं एक किस्म से कि चलो एक साल ड्रॉप आउट ले लिया, इस बार नहीं निकला, नेक्स्ट टाइम तो 2-3 बार, किसी का हो सकता है थर्ड टाइम हो, फोर्थ टाइम हो। तो वो मतलब कैसे हैंडल करे उस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है उसको उस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस हो। नीट में अक्सर आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि जो एक बहुत बड़ा शहर है, हब कहा जाता है कंपटीशन का, आईआईटी का या नीट का, लाखों बच्चे हैं। आप वहाँ लाखों बच्चों में देखो सर, कोई 2 साल से बैठे हैं, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से लगे पड़े हैं, क्योंकि उनका एक सपना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, सपना होता है मेडिकल कॉलेज में या आईआईटी में एडमिशन लेना। उस सपने को पूरा करने के लिए बच्चे कई साल अपनी मेहनत लगा देते हैं, और जब वो इतनी मेहनत लगाते हैं तो स्ट्रेस आना तो लाजमी है, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैंने इतने साल दे दिए, अब मेरा होना ज़रूरी है। अब उसी बच्चे को अगर हम थोड़ा शांत करें, आप उसको पूछें कि बेटा स्ट्रेस लेने से पेपर हो जाएगा जो कॉन्फिडेंस से पेपर होगा, तो वो सिंपल सीधा जवाब डालेगा कॉन्फिडेंस से। तो भाई जब तुम्हें पता है कि स्ट्रेस लेने से चीज़ें खराब होती हैं तो क्यों ले रहे हो? कॉन्फिडेंस में रहो। अगर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए, आप 2 बार नीट दे चुके, 3 बार दे चुके, तो क्या हो गया यार? हम अपना सपना पूरा करने के लिए ज़िंदगी लग जाती है कई लोगों की। आपने कंपटीशन क्रैक करना है, 2-3 साल लग गए, आपको उसकी एडवांटेज की तरफ देखना चाहिए, ना कि डिसएडवांटेज। प्रेशर फील करने की बजाय कॉन्फिडेंस फील करना चाहिए। कॉन्फिडेंस किन बातों पे आएगा? आपने 2-3 साल लगा दिए। अब जो बच्चा पहली बार नीट एग्ज़ाम सेंटर पे जाएगा, उसके पैर काँप रहे होते हैं, वो सुबह कुछ खाता नहीं, उसके टेंशन घूम रही होती है, प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, उसको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि अंदर क्या क्या होने वाला है, कैसे टाइम मैनेज करना है। आप पहले 2-3 बार दे चुके हो तो आपको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो आपके ऊपर ये प्रेशर ही नहीं। उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन बच्चे फ़ोटो चिपकाते घूम रहे होते हैं, थंब लगाते घूम रहे होते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। बट जो एक्सपीरियंस है उनको इन चीज़ों का पता है, तो आप प्रेशर बेटर वे में हैंडल कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रेशर तो चलो हैंडल हुआ। आपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 1 मंथ में क्या रिवाइज करना होता है, अपनी गलतियों को देखना होता है। आपने इतने सारे टेस्ट दिए हैं, आप उसमें अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर काम करो। आपको तो बहुत सारा एक क्वालिटी कंटेंट टेस्ट की फॉर्म में पड़ा है, आप उसके ऊपर काम करो। आपने अगर अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर लिया तो क्या मतलब ऐसी कोई गलती हो सकती है जो आपने 100 टेस्ट में नहीं की, सिर्फ नीट में करो? कितने चांसेस हैं उसके? बहुत ही कम, ऐसा कोई होगा ही नहीं। तो अगर आपने जो मॉक टेस्ट में गलतियां की हैं, आप बस उनको रेक्टिफाई करो, ये कोशिश करो कि गलती रिपीट ना हो। आपका जो है होना मतलब 100% श्योर है। वैसा बहुत सारे बच्चों का होता ही सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद है सर। एक इसमें ये भी है ना, आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे 100 मॉक टेस्ट आपने दे लिए हैं, 100, अब ये मान लीजिए कि ये भी एक मॉक टेस्ट ही है। बिल्कुल। अब रियल एग्जाम मानेंगे इसको? सर ये कहने में आसान लगता है, बट मैं आपको कहूँ, चाहे आप चले जाएं, मैं चला जाऊंगी, 15 साल एक्सपीरियंस हो गए सर। अभी भी मान लो मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मान लो कभी शिफ्ट करने की बात आती है, टेस्ट देने जाते हैं, तो उस दिन एंजाइटी हमें भी होती है। बस एंजाइटी को हैंडल कैसे करना होता है। अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको बहुत प्रेशर फील होता है एग्ज़ाम में, मैं उनको खुद बताता हूँ कि आप 2-3 चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में कर सकते हैं। उनसे बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे ये मुझे भी किसी ने बताया था किसी टाइम पे कि मान लो आप पेपर में बैठे हो सर, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो मैंने खुद ये अप्लाई किया हुआ है। जब मैं फिटजी का टेस्ट देने गया था, मैं कभी फिर किसी वीडियो में वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, तब मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा कि क्या लग रहा है आपको, लग रहा है यार क्या ये तो सब कुछ बाहर है, आप अपना पेन पेपर के ऊपर रखो, आंखें बंद करो, डीप ब्रीथ करो। आपको एटलीस्ट 3 बार डीप ब्रीथ करनी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर आप देखो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। बढ़िया। मुझे ऐसा लगा था, मैं मतलब चलो एक बात निकली है छोटी सी, जब मैं फिर जी का एग्ज़ाम देने गया सर, पेपर देखते मुझे ऐसा लगा यार मुझे तो कुछ नहीं आता, सारे क्वेश्चन नए हैं, मैं घबरा गया। बट फिर मैंने वहाँ पेन रखा, जो बच्चों को टेक्निक्स बताते थे, चलो यार आज अपने पे अप्लाई करते हैं, डीप ब्रीथ ली, और उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आया सर,
मैं टॉप फर्स्ट या सेकंड था। अब मुझे ये क्यों नहीं पता, क्योंकि बैच था, 5 बच्चों का बैच था, उसमें 2 फिजिक्स के थे, 2 केमिस्ट्री के, 1 मैथ का। तो वो टॉपर में से या तो मैं फर्स्ट था या वो दूसरा लड़का फर्स्ट था जिसका फिजिक्स का हुआ था। तो कई बार पेपर को देखते ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, बट अगर आपका दिमाग कंट्रोल में होगा, आपने अपने नर्व्स कंट्रोल कर ली, एंजाइटी कंट्रोल कर ली, कॉन्फिडेंस में आ गए, तो पेपर 100% आप कर लेंगे। मैं अपने बच्चों को ये कहता हूँ कि आपके पेपर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैंने आपको नोट्स में ना लिखवाई हो या ना पढ़ाई हो। 100% पेपर आएगा, बट बात यह है कि आपको वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ सर ने बताया तो कॉपी पे लिखा, आपको याद नहीं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जैसे बच्चे इतने क्रिटिकल टाइम से निकलते हैं और फिर जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर आपके पास कॉल आता है सुबह कि सर मेरा हो गया है, मुझे ये सीट मिल गई है, मेरा वहाँ हो गया, तो कैसा लगता है फिर आपको? कई बार पेरेंट्स से बात करते हुए, जब बच्चों से बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि एक पर्सन का सक्सेसफुल होते हुए देखने में 2 ही लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, एक उनके पेरेंट्स और एक उनका गुरु, टीचर। तो टीचर के लिए उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है कि जब वो उसका बच्चा उसको थैंकफुल मैसेज भेजता है, जब बताता है कि हाँ सर मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का टाइम होता है। और उससे भी ज़्यादा खुशी का टाइम सर तब होता है, आप यकीन मानिए, ये जो बच्चे हैं ना, हमारे लिए बच्चे हैं, अब डॉक्टर बन गए हैं, कोई तो कंप्लीट डॉक्टर बन ही गया है, काफ़ी साल हो गए हैं, कोई इंजीनियर बन गया है, हमारे लिए बच्चे ही रहेंगे, चाहे जितने भी बड़े हैं, शादियाँ भी हो गई, कई बार देखते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, ये जब कॉलेज से छुट्टियों में घर आते हैं, तब मिलने के लिए आते हैं। बर्थडे है, बर्थडे सुबह रात को 12 बजे से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं बर्थडे विशेस के, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी फीलिंग है। एज अ टीचर मैंने फाइनेंशियली जो भी कमाया हो वो अलग है, बट जो बच्चों का प्यार होता है ये सर अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। जो फाइनेंशियली हम कमाते हैं उसके सामने कुछ नहीं है। इसी वजह से अगर कोई टीचर इसकी वैल्यू करता है तभी वो एक अच्छा टीचर बन पाता है। यहाँ मैं एक इंसिडेंस भी बताना चाहूँगा आपको। लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे, जो हम कहते हैं ना लाइफ का कुछ ऐसा सरप्राइज, ऐसा एलिमेंट हो जाता है जो आप लाइफ टाइम याद रखते हैं। मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सारे सरप्राइज दिए, अनलिमिटेड, इतने सालों में इतने बर्थडे मनाए हैं। बट लास्ट ईयर 2024 में ऐसा हुआ जो मेरे दिमाग में, मतलब कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है। मेरी एक बेटी है, बेटी स्टूडेंट है, बेटी की तरह मानता हूँ। वो स्पेशल सर दिल्ली में पढ़ती है, एमबीबीएस कर रही है अभी। दिल्ली से स्पेशल शाम को चली अपनी क्लासेस लगा के, सिर्फ मुझे बर्थडे विश करने के लिए कि मैं सर को सरप्राइज़ दूंगी घर जाके। वो 10 बजे हिसार पहुंची, अपने घर नहीं गई, अपने पापा को बोला मुझे सर के घर छोड़ा। आप सोचो सर, 10 बजे पेरेंट आपके घर छोड़ के जा रहे हैं बच्चे को, तो कितना प्यार करता होगा बच्चा आपको। वो मेरे घर आई एंड आई वाज शॉक्ड, कंप्लीटली सरप्राइज्ड, मुझे पता ही नहीं कि कहाँ से आ गई। मैं उसको देखता रही, यार ये लग तो वही रही है, एकदम से कहाँ आ गई। तो वो मेरी लाइफ का, मतलब बच्चों की तरफ से जो दिया गया वो बेस्ट सरप्राइज था मेरे लिए। बट कभी मैं दिखाऊंगा, हर साल इतने सरप्राइज दिए हैं। जो बच्चा मुझे पेपर पे भी लिख के देता है ना सर, वो भी मेरे घर पे आज तक संभाल के रखा हुआ है। किसी बच्चे ने मुझे चॉकलेट दी है तो वो भी संभाल के रखी हुई है रैपर। बहुत सारी चीज़ें मैंने संभाल के ऐसे रखी हुई हैं, पूरा बेड भरा पड़ा है उससे। तो बच्चों का प्यार एक अलग लेवल का होता है, और यही टीचर की जो एक्चुअल अर्निंग होती है जब वो बच्चों को पढ़ाता है। अभी देखा जाए तो बड़े शहरों में भी कोचिंग हो रही है, कोटा में भी है, दिल्ली में भी है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं। तो अभी एक तो आपने बताया नहीं है कि आप कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो और दूसरा एक थोड़ा सा डिफरेंस बताइए कि आप यहाँ क्यों अटक गए हैं, यहाँ पे क्या मतलब आपको डिफरेंस लगा है और किस तरह से आप अलग, मतलब आपका यहाँ पे फ्रेमवर्क है बच्चों के लिए? ये तो सर मैं, मतलब कभी कभार अपनी, मतलब घर पे बैठ के वाइफ के साथ भी बात करता हूँ, अपने जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी कहता हूँ कि यार मैं चंडीगढ़ में काम कर रहा था, है ना। जब मैं यहाँ हिसार में आया तो मैं ये सोच के आया था बस 1 साल के लिए जाना है, क्योंकि चंडीगढ़ में जहाँ काम कर रहा था वहाँ फाइनेंशियल इश्यूज आ गए थे। तो सेशन एंड पे कि 1 साल के लिए काम करना है। मेरे मैं कभी हरियाणा आया नहीं था सर पहले, कभी मैरिज फंक्शन के लिए 1-2 बार आया था, वैसे कोई हरियाणा के साथ नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने, फैमिली रिलेटिव्स ने भी कहा यार कहाँ जा रहा है भाई चंडीगढ़ छोड़ के यार। तो मैं कहा यार कोई नहीं, टेम्पररी फेज़ है, 1 साल लगा आते हैं फिर आ जाएंगे। 2019 में मैं यहाँ आया था। बट सर, जो मैं दिल से मानता हूँ ना कि यार बच्चों पे ऐसे काम होना चाहिए। बाकी इंस्टीट्यूट में भी जहाँ काम किया है, किसी से भी आप पूछो कि यार इसका काम करने का तरीका क्या था, बच्चों के साथ इसका लगाव कैसा था। हर बच्चे को, वीक एरिया को पकड़ के उसके ऊपर काम करना, वही एक टीचर की पहचान होती है कि आप एवरेज बच्चे को अपलिफ्ट करके उसका सपना पूरा करने में हेल्प करें। जब मैं जहाँ आया,
तो मैं देख के हैरान हो गया कि यार इस तरीके से भी काम होता है। वहाँ बड़े इंस्टीट्यूट्स में हमने क्लास ली, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म, मंथली सैलरी आ रही है, कोई इतना इमोशनल टच नहीं है। बट यहाँ बच्चों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग, वो सुबह से लेके शाम तक आपके साथ टच में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, टीचर एक्चुअल में काम करते हैं। माँ बाप को बता भी देता हूँ, मैं यहाँ विज्ञान धारा गुरुकुल में काम करता हूँ सर। तब ये विज्ञान धारा था, गुरुकुल नहीं था जब मैं 2019 में आया। तो वहाँ भी लाइब्रेरी सिस्टम था, सुबह 8 बजे बच्चा आ जाता है, शाम को 6 बजे तक तो टीचर के साथ वो टच में ही रहता है। उसको कोई डाउट आया आके बैठ। इस टेस्ट के टाइम पे मैं जैसे आपको कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे सामने वाली चेयर पे बैठ के रोते हैं, टॉपर्स भी रोए हैं, जो टॉप किए हैं अपने टाइम में वो भी रोए हैं। तो वो बच्चा जैसे स्ट्रेस फील करता है वो आपके पास आता है, उसको कोई दिक्कत है आपके पास आता है, आप उसको बताते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप उसके दिल के पास चले जाते हो, आपका बॉन्ड बन जाता है। तो जब मैंने यहाँ पर इस तरीके से काम करते हुए देखा कि यार ये एक्चुअल में टीचिंग है, यही हमें करना चाहिए। सिर्फ सब्जेक्ट डिलीवर करना कुछ नहीं है, बच्चों को इमोशनली टच करते हुए इम्प्रूव करना इम्पॉर्टेंट है। अब तो हमने सर गुरुकुल बना लिया, अब तो और बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई। जब हम वहाँ थे तो हमारी एक कंप्लेंट रहती थी सर से कि सर बच्चे ना सुनते तो हैं, बट फिर ये घर पे जाके मोबाइल चला लेते हैं, रीलें देखते हैं, सारी चीज़ फिर भूल जाते हैं। ठीक है, कोई इधर उधर की चीज़ सुन लेंगे, फिर ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। किसी का इंटरव्यू सुन लिया कि ऐसा करना चाहिए, हम तो कर नहीं रहे, वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चाहे वो कुछ भी ना देखें, पबजी खेलते हैं और गेम्स खेलते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, बंद कर दिए। अब हमारे पास हॉस्टल में बच्चा रहता है, जब कैंपस में भी आता है तो मोबाइल नहीं लेकर आना है। 8 बजे से 6 बजे तक आउटसाइडर भी, हॉस्टल वाले रात को 12 बजे तक, हम 11-11 बजे तक, 10-10 बजे तक भी वहाँ विजिट करते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इन क्रूशियल डे में, रेगुलर में तो देखो नहीं करते हैं, क्रूशियल डेज में कि बच्चे को रात को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इमोशनली वीकनेस तो नहीं फील कर रहा। उस तरीके से मैंने जैसे इंपॉर्टेंस बताई बीच में, योगा की बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करवाया जाता है। योगा में ऐसा नहीं कि हम आपको टफ आसन करा रहे हैं, हम आपको मेडिटेशन करा रहे हैं। ठीक है, आपकी जो डाइट है, अब जैसे हमने कहा कि डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बैलेंस डाइट आपको दी जाती है जिससे आपका न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाए, पेट भी भर जाए और आपको नींद ना आए, आप एक्टिवली स्टडी में डिवोट कर पाएँ। तो ऐसी और भी बहुत सारी हैं, सारी चीज़ें वो फिर अलग हमारा जो चला जाएगा कंसेप्ट। बट बात यह है कि यहाँ अटकने का, 1 साल के लिए आया था सर, 6 साल हो गए, 7th ईयर चल रहा है, मुझे पता नहीं कि मैं और कितने साल यहाँ पर बच्चों के साथ चलता चला जाऊँगा। चलिए सर, रैप अप करते हैं क्योंकि बच्चों का भी क्रिटिकल टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा समय वीडियोस पे या फोनों में लगाना ठीक नहीं है बच्चे। बिल्कुल सर, बट लास्ट में मैं पेरेंट्स को भी, अगर आप 2 मिनट और इजाज़त दें, तो मैं पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि कंपटीशन में जो बच्चा स्ट्रेस फील करता है, जैसे हमने बीच में भी बात की, वो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कंपटीशन बच्चा नहीं लड़ता, पूरा फैमिली इसके लिए फाइट करता है। मैंने पर्सनली जो पेरेंट्स को देखा, वो कहते हैं जी हमने तो फीस देनी थी, दे दी। हमारे पास कई बार पेरेंट आते हैं, हमने फीस देनी थी, दे दी, 5-10 हज़ार और ले लो जी, अब हम और क्या करें जी, इसको अच्छे कपड़े दिला दिए, इसको शूज़ दिला दिए। सिर्फ ये दिलाना पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स का काम ये नहीं है। पेरेंट्स का काम अपने बच्चे को मॉनिटर करना। भाई टीचर के पास अभी वो 6 महीने पहले आया, 1 साल पहले आया, आपने तो पूरी ज़िंदगी उसे देखा है। आप उसका चेहरा, जब मैं बता सकता हूँ कि ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है, तो आप तो बता ही सकते हैं, आपने तो उसको पाला है। तो बच्चे को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने पर्सनली, जो मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो वो कहते हैं ना कि भाई हमने बच्चे को वहाँ लगा दिया कोचिंग के लिए, वहाँ लगाया है, घर के पास है, वहाँ लगा दिया, तो उनको बोलता हूँ छोड़ के मत आ जाना भाई। वो कहते और कि हम साथ रहेंगे। इसका मतलब है कि आप ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट के हवाले करके आ गए, ख़त्म, हमने पैसा भर दिया भाई करता रहे, और सीधा 2 साल के बाद जाओगे अच्छा तेरा ये स्कोर है। गलत बात है। आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए अपने बच्चे की, आपको उसके टेस्ट के स्कोर देखने चाहिए, उससे बात करनी चाहिए कि उसको कैसा फील हो रहा है, क्या वो कंपटीशन लड़ सकता है, किन किन चीज़ों में उसको लग रहा है कि वो लैग कर रहा है। अगर वो कई बार बच्चा नहीं कह पाता, टीचर को नहीं बोल पाता, ये तो हमारे पास बच्चा कम है,
और बड़े इंस्टीट्यूट में एक क्लास में 100 बच्चा बैठा है, यहाँ चलो एक क्लास में 40 बच्चा है, 100 बच्चा बैठा है, टीचर को नाम तक नहीं याद, वो कैसे याद रख लेगा कि इसको क्या दिक्कत है? हमें तो हर एक बच्चे का पता है, बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पता। तो पेरेंट्स को जाके टीचर के साथ बात करनी चाहिए, बच्चे को साथ ले जाके उनको कम्युनिकेट करना चाहिए कि सर इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये क्या सोल्यूशन करे। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। कई बार ऐसा होता है आप मेरे पास आए, मैंने कुछ बताया, नहीं काम किया, भाई डॉक्टर के साथ भी तो ऐसा होता है, आप दवाई लेने के नहीं काम करी तो आप फिर से जाएं, फिर से बात करें, आपका हक है। रेगुलर मॉनिटरिंग करें बच्चे की, कोई दिक्कत है टीचर के साथ, मेंटर के साथ शेयर करें। फिर जैसे हेल्थ है, बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकता। जब उसके दिमाग पे स्ट्रेस आएगा कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, वो दूध का गिलास, आपने कभी देखा होगा 10 बजे हम पेपर बोर्ड के लिए जब पढ़ते थे, दूध का गिलास यहीं पड़ा है, 1 घंटे तक ठंडा हो जाता है, बाद में आके मम्मी कहते दूध नहीं पिया। तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते। तो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि वो देखें कि उनका बच्चा प्रॉपर डाइट ले रहा है या नहीं ले रहा है, कम्युनिकेट करें, बार बार सिस्टम को देखें। और स्ट्रेस, आपको पता है, मैं ये कहना नहीं चाहता नेगेटिव बात, ठीक है, आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, है ना। वो इसलिए होते हैं जब उनको कोई समझने वाला नहीं होता, दुख दर्द। नीट करना ज़रूरी नहीं होता, कंपटीशन करना ज़रूरी नहीं होता, हमारे लिए हमारा बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब ज़्यादातर पेरेंट्स को पता है। बट जब बच्चा मेंटली प्रेशर फील करता है तो वो कुछ नहीं सोचता। उस टाइम पे अगर पेरेंट उसके साथ टच में होंगे, वो आपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है कि डर के नहीं पूछना, कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है कि बच्चा हर एक छोटी मोटी बात बताए कि मम्मी या पापा मेरे से ये नहीं हो रहा, तो आप उसको सुने और सोचें कि क्यों नहीं हो रहा और क्या उसके लिए और बेटर किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसे दूर किसी शहर में भेज दें, वहीं जाके तैयारी होगी। तैयारी सब जगह अच्छी होती है, सभी जगह अच्छी है, बस कहीं पे कोई फैसिलिटी है, कहीं पे कुछ है, वो आपको देखना होता है। बट ये सारा कुछ पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो पेरेंट्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है या एडवाइस है कि आप अपने बच्चे का साथ पूरा निभाएं। कंपटीशन उसने नहीं लड़ना, हाँ आपने भी लड़ना है। सही कहा सर आपने। तो बच्चों को गाइड करने के लिए आप यहाँ आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरी कोशिश यही रहती है, हो सकता है आपने पिछली वीडियोस भी मेरी देखी हो, तो मेरी इंटेंशन है कि चाहे वो बच्चा स्टूडेंट्स हैं, 10th के हो, 12th के हो या ग्रेजुएशन के हो, तो उनकी गाइडेंस जो है प्रॉपर एक पाथ सिलेक्शन में, करियर सिलेक्शन में, तो वो मेरा जो मेन थीम है मतलब चैनल का, वो यही है। तो आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और फिर कभी किसी और टॉपिक पे और सर की लाइफ जर्नी के बारे में भी मौका मिला तो ज़रूर बनाएंगे, बल्कि सर यहाँ तक कैसे पहुँचे। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है सर, किसी दिन मैं ज़रूर सुनाऊंगा आपके बिल्कुल सर। इंतज़ार रहेगा कि आपकी जर्नी के बारे में भी, कि आप कैसे टीचर बने। बिल्कुल सर, और बहुत टीचिंग की भी आपकी बड़ी लंबी जर्नी है। बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे मेरी स्टडी में। खुद मैं इसीलिए बच्चों को ना, जो मैंने कहा, वीक बच्चे को अपलिफ्ट करना मेरे दिल के बहुत पास है, क्योंकि मैं खुद उनमें से रहा हूँ। तो आई रियली अप्रिशिएट, और मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ जो आप बिना किसी इधर उधर की बात से डायरेक्ट कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं कि बच्चा आपके कंटेंट को सुने, जो मेन पॉइंट है उसके दिमाग में बैठे और वो अपना फिर से काम पे लग जाए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।